प्रचोदया। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 930। दिन शनिवार, तारीख 11 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रदीप कुमार दीना साहब, जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और मैनेजिंग पार्टनर है मैसेज ट्रेड एंड कॉर्पोरेट जूरिस्ट में, लॉ फॉर्म में। आज आपका जो विषय है वो है कार्य में आनंद, द जॉय ऑफ वर्क। तो आज आपने कुछ अपने पीपीटी तैयार की थी, परंतु कुछ ही पार्ट बन पाया। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय जिज्ञासा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय जिज्ञासा साहब। हाँ, पार्ट तो मैंने पूरा जिस दिन आपने मेरे को टॉपिक दिया था उसी दिन ही बना दिया था। हम्म। अब वो मेरे को समझ नहीं आया कि सेव नहीं हुआ। आज फिर मैंने दोपहर से आके वो 20 स्लाइड्स की बहुत ही बढ़िया बनाई, देख के ही मजा आ रहा था। लेकिन अब समाओ सेव नहीं हुई वो, फिर मैंने दोबारा तिबारा भी ट्राई की। चलो एनी हाउ, ऐसा है कि द जॉय ऑफ वर्क बेसिकली हमारे जीवन में हमारे और ईश्वर के अस्तित्व के बीच की कड़ी है। इसमें हम एक मंत्र से शुरू करते हैं जो हमारे वेदों में है, चरे वेति चरे वेति। इसमें एक आरएसएस एक पोइम भी यूज करता है, चरे वेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना सतत चलना, सतत चलना यही तो मंत्र अपना, शुभंकर मंत्र है अपनी हमारी प्रेरणा भास्कर है, जिनका रथ सतत चलना युगों से कार्यरत है, जो सनातन है प्रबल ऊर्जा गति मेरा धर्म है, भ्रमण करना यही तो मंत्र है हमारी प्रेरणा माधव है, जिसके मार्ग पर चलना सभी सहोदर हैं, ये जन जन को सभी कहना, स्मरण उनका करेंगे समय दे अधिक जीवन को, यही तो मंत्र है हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करें पूजा सुजला सुफला सदा स्नेही यही तो रूप है, उनको जिए माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना यही तो मंत्र है। इस सेमिनार में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गुरुदेव के विचारों की, कर्म के साथ जुड़े हुए सिद्धांतों की, कि कर्म में आनंद कैसे लिया जाए। तो इसमें हम लोग जो जो चीजें कवर करेंगे, एक गुरुदेव की बुक है कर्म योग कर्म कौशल। इसमें स्वामी विवेकानंद के कोट्स भी हैं वर्क के ऊपर। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो विवेकानंद वाणी में विवेकानंद स्वामी के वर्क पे कोट्स हैं। उसके बाद गुरुदेव की बुक है कर्म योग की रीति नीति, एक कर्म की सफलता तत्परता में एक बुक है। एक अखंड ज्योति में आर्टिकल है कर्म द्वारा चित्त की शुद्धि। एक नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक आती है जॉय ऑफ वर्क। और एक हमारे पास है जीवन धारा, एक किताब है। तो हम इसी के दायरे में इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हुए हम अपना सेमिनार रखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क नहीं करें तो क्या होता है। तो वर्क अगर हम नहीं करते हैं तो एक नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक है, वो कहती है वर्क बैनिशेस 3 इविल्स। वर्क धरती के सबसे बड़े 3 इविल्स को, बोर्डम, पॉवर्टी और ह्यूमन वाइसेस, इन तीनों को रिस्ट्रेन करती है, बैनिश करती है। इसके बाद वर्क नहीं करने से सारे मानसिक रोग हो जाते हैं, डिप्रेशन, हेट्रेड, रिवेंज, मानसिक संतुलन बिगड़ना, और उसके अलावा लो सेल्फ एस्टीम, आदमी कमजोर पड़ता चला जाता है। हमारे गुरुदेव ने एक न्याय विशेषांक में आर्टिकल लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा है उसमें कि धरती पे सबसे बड़ा पाप है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हत्या, रेप, इन मर्डर, इन सब से भी बड़ा पाप है कमजोर हो जाना। कमजोर रह जाना एक ऐसा बड़ा पाप है कि जिसको तो दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा बिना कुछ किए। अखंड ज्योति में आर्टिकल है बकायदा, न्याय विशेषांक, जुलाई 1942। तो जो वर्क है इसकी नहीं करने से जो ड्रैकोनियन कॉन्सिक्वेंसेज है, धरती पे नरक क्रिएट हुआ ही हुआ। तो इसीलिए हमने ये एग्जामिन करके देख लिया कि कर्म नहीं करने की चॉइस तो धरती पे किसी जीव के बारे में नहीं है। एक तो मनुष्य आत्मसम्मान खो देता है, वो जातियां, वो समाज या जो नेशन जो काम करना छोड़ देते हैं वो स्लेव बन जाते हैं, उनसे फिर दूसरे एक्सप्लॉइट करके काम कराते हैं। तो इवन इंडिविजुअल के अलावा रेसेस के पास, नेशन के पास या सोसाइटीज के पास भी काम नहीं करने की कोई चॉइस नहीं है। हमारे सामने एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे कंट्रीज रहे, वेनेजुएला है, और इस तरह के जो हाइपर इन्फ्लेशन वाले कंट्री हैं, उनके यहाँ ऑयल था, उनके राजा ने उनके यहाँ सब कुछ फ्री कर दिया। अब उसके बाद ऑयल खत्म हो गया
तो उनके यहाँ पे बस डकैती, लूट और हाइपर इन्फ्लेशन है, मतलब अनइमेजिनेबल लेवल का, जो कि सबसे बड़ा एक प्रॉस्पर नेशन हुआ करता था। तो वर्क नहीं करने के ड्रैकोनियन कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास हैं सामने, मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे। अब हम वर्क की बहुत सारी लिम्स कवर करते हैं कि वर्क करना उतना ही नेचुरल है जितना रेस्ट करना और प्ले करना, हम इसको भी कवर करेंगे। दूसरा, हमारी जो हम रेस्ट अर्न करते हैं, सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट, रिवॉर्ड अर्न करते हैं, वो भी हम वर्क से करते हैं। हमारा वर्क पार्टिसिपेशन करने से हम इन्वॉल्व होते हैं, और वर्क एक प्ले की तरह, ब्यूटीफुल किसी ट्रेवल की तरह, किसी कविता की तरह, किसी भी क्रिएटिव काम की तरह वर्क हमारी इनर सोल का क्रिएटिव एक्सपेंशन है। प्रॉब्लम वहां होती है जहां पे हम वर्क के पीछे के रीजंस को कवर नहीं करते। अदरवाइज जो वर्क है वो अपने आप में धरती पे स्वर्ग पैदा करता है। वर्क एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, वर्क अपने आप में ही ग्रेटेस्ट गुरु है। वर्क सबसे बड़ी ग्रीफ, हर्ट, डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवाई वर्क है, और वर्क से सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और सारे दुखों को जड़ से उतारने का उपाय ही कर्म है। अब हम इस वर्क के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, हाँ जी, इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क के साथ जुड़ी हुई जो चीज है वो है वर्क अपने आप में करना जड़ होता है। अगर उसके साथ ज्ञान का सामंजस्य बना दिया जाए तो वर्क और ज्ञान मिलके इंसान को जो कुछ वो पाना चाहे उसको अचीव करा देते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक लेबर आदमी उस पे मकानों पे ईंटें लगा रहा है, ठीक है, वो मेहनत करता है बहुत कड़ी एकदम। अब उस अब कर्म अपने आप में जड़ है। अब उसमें ज्ञान डाले तो ये सोचे कि भैया इस जिसके पास, जो बिल्डर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके पास ईंटें कहाँ से आ रही हैं, इसके पास क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं, ये सामान कहाँ से खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद वो भी कॉन्ट्रैक्टर बन के हायर कर सकता है, बाद में बिल्डर बन सकता है, बाद में बहुत बड़ा रियल एस्टेटर बन सकता है, बाद में बहुत बड़े बड़े टेंडर ले सकता है। तो कर्म अपने आप में जड़ है, लेकिन वो ज्ञान उसमें डाल के, और ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास। वास्तव में एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डर है दिल्ली में, वो मजदूरी की ईंटें उठाता था। मैं एक बार उनसे मिला हमारे किसी उसमें, हमने उनकी एक डील कराई थी, तो उसने कहा आपको क्या चाहिए, हमने कहा हमारे उसमें साहित्य का विस्तार के लिए पैसे जमा करा दो मथुरा में। तो उसने बताया कि वो भट्टे पे ईंटें उठाता था, बहुत नामी गिरामी बिल्डर है, मतलब 50-50, 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट उठाता है, अभी डेथ हो गई उसकी। बट उसने ज्ञान और कर्म का सामंजस्य बना के, अपने कर्म में ज्ञान डाल के, अपनी अगली कई जनरेशन को तार दिया। अब वर्क के साथ में एक स्वामी विवेकानंद का एक आर्टिकल है वर्क के साथ में जुड़ा हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए। स्वामी विवेकानंद का आर्टिकल कहता है कि अगर हम बहती हुई नदी के अंदर गंदगी भी डाल दें, राख भी डाल दें, तो भी वो बह जाएगी, और पड़े हुए तालाब में अगर हम फूल अगरबत्ती डाल दें तो वो भी स्टिंग करने लगेंगे। तो वर्क की और उद्देश्यों की इतनी बड़ी महानता और इम्पोर्टेंस है कि इंसान के सारे सद्गुण पड़े पड़े दुर्गुणों में बदल जाते हैं, और काम करने वाले के दुर्गुण भी उसके कर्म क्षमता के साथ बह जाते हैं। इसके बाद हमारे गुरुजी ने एक इसमें छोटी सी कहानी दी है, सुनसान के सहचर में। सुनसान के सहचर में गुरुजी ने वीपिंग माउंटेन, आप सबने सुना होगा, इसका ऑडियो भी अवेलेबल है, और सुनसान के सहचर में एक पेज भी है कि मैं जब गंगोत्री से जा रहा था, रोता हुआ पहाड़ के नाम से है, उसकी गूगल पे आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी और एक पेज का आर्टिकल भी मिल जाएगा। गुरुजी जब गंगोत्री की यात्रा पे गए तो उन्होंने एक मानव जीवन को कर्मठता से सफल करने के सिद्धांत दिए। उसमें एक वो पहाड़ को मिले, पहाड़ से पूछा, पहाड़ पहाड़ तुम रो क्यों रहे हो? तो पहाड़ ने कहा कि मेरे पास सारी वेल्थ है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, वेल्थ हैं, ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, आई एम अबंडेंस विद एवरीथिंग,
बट माई होल प्रॉब्लम इज आई कैनॉट वॉक। तो गुरुजी ने उसमें सिद्धांत लिखा है कि दुनिया की सारी ऐश्वर्य संपदाएं भी आपको मिल जाएं तो भी दुखदाई होंगी। जीवन का असली मजा ट्विस्ट एंड टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स, नदी की तरह गति में रहने में जीवन का मजा है। और अगर आपके पास सारी संपदाएं भी इकट्ठी हो और आप कर्महीन हो तो आपको वीपिंग माउंटेन जैसा ही अनुभव होगा। ये वीपिंग माउंटेन, रोता हुआ पहाड़, हमारे उसमें सुल्तान के सहचर में बकायदा एक पेज की कहानी है। इसका यूट्यूब में ऑडियो भी अवेलेबल है। इसके बाद अ, हमारे गुरुदेव ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें और लिखी हैं। कर्मयोग, कर्म कौशल, कर्मयोग की रीति नीति, शक्ति पथ के संचय पर हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने। अब हम कर्म क्यों के हम पाठ पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कर्म नहीं करने की चॉइस नहीं है, जिसको हमने अभी एनालिसिस कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। अ, अब हम इसका सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं कि कर्म करने से क्या फायदा होता है या कर्म को एंजॉयबल कैसे किया जाता है। इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कर्म में ज्ञान का सामंजस्य डाला जाता है। कर्म की बहुत सारी लिम्ब है, हमारे वर्क के ऊपर बहुत सारे लिम्ब्स हैं, मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ब्रांचेस को हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि वर्क में आपने सोचना है कि भाई मेरा काम में नोबिलिटी ऑफ एम है या नहीं, मेरे काम से आत्म कल्याण से जन कल्याण का भाव छुपाया नहीं, फिर मेरे काम में क्वालिटी एंड एक्सीलेंस है कि नहीं, मेरे काम में ग्रोथ है कि नहीं, मेरे काम में रेस्ट, रिजुविनेशन, सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट एंड रिवॉर्ड है कि नहीं, मेरे काम से मेरे को ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज आ रही है कि नहीं, मेरे काम में मेरे में मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज आ रही है कि नहीं, डेलीगेशन कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे काम से मेरे को करेज है कि नहीं मेरे काम में, नेवर से डाई स्पिरिट है कि नहीं मेरे काम में, ट्राइंग टिल लास्ट ब्रेथ, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, एनर्जी, प्राण शक्ति, कंप्लीटनेस ऑफ एफर्ट्स, थिंकिंग बिग, नेवर से डाई स्पिरिट, ट्राइंग टिल लास्ट ब्रेथ, disconnect and detachment with result, thoughts of victory, positive signals, gratitude। अब मैं अपना कुछ भी कर्म कर रहा हूं तो उस कर्म, प्रार्थना का सामंजस्य है। मैं कुछ भी कर्म कर रहा हूं तो उस कर्म को अभ्यास में डालने के लिए मेरे पास बहुत सारे गुणों की खान है, ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेज मेरे को अनासक्त कर्म की तरफ ले जाती है और अनासक्त कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि से धीरे धीरे चेतना में आनंद की वृद्धि होती है। आनंद की वृद्धि होने से ऐसा अनुभव होता है कि हम पल पल में, धरती में कोई ऐसा क्षण और ऐसा कण ही नहीं है जिसमें आनंद से ना भरा हो। तो बेसिकली वर्क नॉट ओनली banishes ऑल evils बट वर्क ऑल्सो क्रिएट्स पैराडाइज। कर्म बंधन में तब पड़ता है जब उस कर्म में अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। द वर्क इज a problem when there is ignorance. Ignorance means my greed is working, my attachment is working, my arrogance is working, my lust is working। ठीक है, मैं किसी को लस्ट के मारे मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी को लस्ट के मारे मैं धोखे छल कपट से उसको एल्यूर कर रहा हूँ, वो भी काम है। लेकिन उस कर्म में अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, बैगेज है कार्मिक। तो कर्म बंधन का कारण बनेगा, दुख देगा, परेशानी देगा। वही कर्म के पीछे ज्ञान डाल दिया जाए, उसके पीछे क्वेश्चनर बना दिया जाए उसके जुड़े हुए सभी भावों को, तो वो कर्म पूरी तरह से मुक्ति का मार्ग बनता है, मतलब आनंद का मार्ग बनता है। और सामान्य इंसान के लिए धरती पे यही भक्ति है, यही कर्म है कि जो काम उसे ईश्वर ने दिया उसको ईमानदारी से, लगन से, उसको ईश्वर की सेवा करके, ईश्वर की सेवा समझकर उसमें भाव बढ़ाता जाए कि इस काम से मेरा आत्म कल्याण हो। जीत का नशा रखे, अपने हर काम में जीत हो, उसकी साइकिल पूरी हो। मनी बाय प्रोडक्ट है, फाइनेंशियली भी उसको वेल्थ मिले उसमें से। सारे के सारे प्रैक्टिकल पार्ट उसके साथ हैं। बट उस वर्क के पीछे का ज्ञान उस वर्क को पूरी तरह से आनंद में बना देता है। मैंने भी धीरे धीरे ये सारी बुक्स पढ़ पढ़ के अपने हर असाइनमेंट में जो भी 2 या 3 केसेस या 4 केस रोज होते हैं उसमें कंप्लीटनेस ऑफ एफर्ट्स करते हैं। जब एफर्ट को कंप्लीट करते हैं तो उसमें बड़ा आनंद का महसूस होता है। फिर वहां पे जो मर्जी रिजल्ट हुआ उसको धन्यवाद करा, उसकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन करी, कैंटीन में बैठे,
अभी हमने किसी की हमारे क्लाइंट के दूसरी पार्टी ने एयरक्राफ्ट ले लिए, 28 करोड़ के रिजर्व रख लिए, तो मेरे क्लाइंट ने फोर्स साइन मार के एस्क्रो अकाउंट में से उसके 6.5 करोड़ रुपए निकाल दिए। अभी ताजा केस है, पिछले हफ्ता लगा इसी में ही। तो दूसरी साइड ने एफआईआर करा दी। अब उसमें हमने नीचे एंटीसिपेटरी बेल लगाई, ऊपर क्वेश्चन लगाई। सबसे पहले अपने क्लाइंट से पैसे वापस जमा कराए, वापस बैंक में एस्क्रो अकाउंट में वापस जमा कराए। हमने कहा जो तूने 28 करोड़ लेने हैं वो अलग हो गया, यहाँ पे तूने बैंक से निकाले हैं तो उसको वापस दिलवा दिए। वापस दिलवाने के बाद हमने बेल लगाई, क्वेश्चन लगाई। नीचे की कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। उसने पुलिस ने अपना वर्जन दिया कि हमें इसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, कल की बात है ये, हाई कोर्ट वाली, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा भाई पैसे आ गए अकाउंट में, व्हाट इज द ऑफेंस। हाई कोर्ट ने लिख दिया नथिंग इज नीडेड, बेल ग्रांटेड। अब वो क्वेश्चन देगा, सेटल हो जाएगा जो भी है। तो बेसिकली अब उस कर्म को करते हुए ना तो हम उसके रिजल्ट से आ सकते हैं, उसमें क्वालिटी की, उसमें प्रार्थना की, उसमें ये सारे के सारे सद्गुण जिसकी लिस्ट है बकायदा, वर्क से जुड़े हुए लिम्स है वर्क के सारे हमने डाल दिए। तो वो वर्क जब उसकी रिजेक्ट हुई तब भी शांत था मन, जब हुई तब भी शांत है। क्या मेरे 2 केस लगे थे, दोनों केसेस में कुछ ना कुछ अजीब अजीब हो गया फ्राइडे को कल। तो दोनों केसेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड डिफरेंट हो गया। हम लोगों ने मेरे क्लाइंट की बेल को आके सेलिब्रेट किया, पार्टी की। जिनमें अजीब हुआ उसमें ईश्वर का धन्यवाद किया, जो होगा अगली डेट पे देखेंगे। तो आई एम जस्ट ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कर्म के साथ ज्ञान का सामंजस्य करने से वही कर्म चित्त की शुद्धि, पुण्य उपार्जन और सभी तरह की स्ट्रेंथ का सोर्स बन गया। अब हम कर्म के अगले स्वरूप पे आते हैं। कर्म की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कर्म के साथ का जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा ज्ञान का द्वार है, जो हमारे गुरुजी ने कुछ किताब 8 या 10 किताबों में कवर किया है। वो है सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट, रिवॉर्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। हमारे पास बुक है, हमारे पास किताब है कि इंग्लिश में आती है हमारे यहाँ पे। तो उसके अलावा हिंदी में भी बहुत सारी अनपब्लिश्ड बुक्स हैं। बेसिकली इसमें गुरु जी, रियल जॉय ऑफ एंटरटेनमेंट बुक का नाम है। और गुरुदेव की जो बुक्स हैं इसमें आंतरिक उल्लास का विकास, अपना उत्साह स्थिर न होने दें, हर दिन नया जन्म, प्रगति, प्रसन्नता की जड़ें अपनों के भीतर, प्रसन्नता हर स्थिति में संभव, स्वस्थ मनोरंजन ही उपयोगी, हंसी खुशी का जीवन, विनोद और उल्लास की प्रवृत्ति, तो महान हो, हमेशा हंसते रहिए। अब ये सारी अनपब्लिश्ड बुक्स हैं। तो बेसिकली ये वर्क से रिलेटेड एक बिलीफ सिस्टम है कि वर्क की साइकिल में एक एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशंस, रिवॉर्ड्स को डालना एक बेसिक नीड है, जो फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर के जितनी इंपॉर्टेंट है। आप खाना खाना जितना इंपॉर्टेंट है, कपड़े पहनना जितना इंपॉर्टेंट है, घर का शेल्टर रखना उतना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट अपने वर्क के साथ और परिवार निर्माण व्यवस्था में ये एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव सेलिब्रेशन, रिवॉर्ड, रेस्ट और रिजुविनेशन को डालना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स वर्क के साथ अटैच हैं, और ये वर्क से ही जुड़ा हुआ ज्ञान है, और ये एक्स्ट्रा पुश देता है बहुत सहज भाव से। और हमें अपने आप को रिवॉर्ड करना होता है ट्राई करने के लिए, रिजल्ट्स के नहीं। आफ्टर 2 या ढाई घंटे के बाद हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर बिल्ड होता है। अगर हम उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड देके उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम उसको चले जाते हैं। मेरी बेटी के अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, तो उसने 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए। उसके अगले दिन हम लोग 10 दिन के लिए बाली चले गए, क्योंकि वो बोर्ड का प्रेशर था। तो हमने उसके बोर्ड के प्रेशर को वो कर दिया। आज मैं उसको एग्जाम दिलवाने गया एंट्रेंस, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को कभी लगा तूने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, इसलिए तेरे को फील नहीं हुआ क्योंकि हमने तेरे अगले दिन ही फौरन तेरे बोर्ड के एग्जाम्स के बाद 5-7 दिन, 10 दिन, पूरा वो 9 दिन लग गए ट्रेवल ट्रेवल में, कि 9 दिन पूरा एक फॉरेन ट्रिप मार लिया एक नेचर की जगह पे। तो हमने तेरे एग्जाम्स के एफर्ट्स को रिवॉर्ड देके उसको सेलिब्रेशंस, एंटरटेनमेंट, रिवॉर्ड्स में हमने बदल दिया। तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थी कि इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ ऐसा। मैंने कहा कि भाई देख, यू आर ट्रेन्ड टू डू योर वर्क फ्रॉम रेस्ट, रिजुविनेशन, रिवॉर्ड, सेलिब्रेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो तेरे को 2.5 घंटे काम करके आधा घंटा रिवॉर्ड लेना है, पूरा हफ्ता काम करके
अपने लिए कुछ सेलिब्रेशन डालनी है, तो तेरे लिए कोई भी चीज कोई टफ या कोई टॉर्चर नहीं हो सकती ना। अभी कल परसों मेरी डॉटर का रिजल्ट आया है, उसको आई एम लखनऊ में एडमिशन मिल गया। मैं वो भी शेयर करता हूँ। आई एम लखनऊ टॉप 4 इंस्टीट्यूट में से है, कैट के थ्रू, जो अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ जॉब कर रही है अभी बड़ी वाली। तो अभी वो भी शायद वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि उसने उसको आईएसबी में एडमिशन मिला हुआ है। बट उसको उसके साथ लग के, पहले मुझे गुरुजी का ज्ञान मिला, तो उसके साथ लग के उसको ट्रेनिंग दी गई कि भाई तेरे को एंजॉय करते हुए काम करना है। उसने इस बार का अपना एंट्रेंस अपने ऑफिस से फ्राइडे को आके सैटरडे पढ़ के और संडे को एंट्रेंस दिया सिर्फ। और एंट्रेंस देने के बाद हम उसको 3-4 घंटा वहीं आगे तक घुमाने ले गए। तो कुछ भी हम प्रेशर से काम कर रहे हैं, हम उसमें रिवॉर्ड, सेलिब्रेशंस और एंटरटेनमेंट डाल देते हैं, तो वो भी वर्क का एक पार्ट है। इसमें वर्क के पार्ट के साथ एक और हमारा ज्ञान का द्वार है, वर्क के आड़े आने वाले कांटे निकालना। इसमें एक बहुत छोटी सी लॉजिक काम करती है कि अगर हम जमीन में, सपोज हम गेहूं या मक्का बोना चाहते हैं, ठीक है। अब जमीन में खरपतवार, चिड़िया, कीड़े, ठीक है, अगर हम उसको खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो जमीन की बहुत सारी शक्तियां वो खा जाएंगी। हम बॉयलर में हीट बढ़ा रहे हैं, अगर हम बॉयलर में पेंचर छोड़ देंगे तो स्टीम नहीं निकलेगी, स्टीम नहीं निकलेगी तो रेल का इंजन नहीं चलेगा, रेल का इंजन नहीं चलेगा। तो ये भी ज्ञान का द्वार वर्क के साथ जुड़ा हुआ है कि उस वर्क को जब हम कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे हमारा ध्यान भटक सकता है, कहाँ कहाँ पे हमारा सामर्थ्य, प्राण शक्ति, ऊर्जा, टाइम, अटेंशन और एनर्जी, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, ये चारों हमारी कहाँ कहाँ भटक सकती हैं। उसको पहले से अपने आप को 4 बार चिट्ठी लिख दी काम शुरू करने से पहले, तो वो चीजें पहले से ही यूनिवर्स से वाइप आउट हो जाती हैं बहुत आराम से। तो ये वर्क को फोकस पे लाना का भी एक ज्ञान का द्वार है जो वर्क के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुदेव की एक बुक है, किताब का नाम है संकल्प के बिना शक्ति और सामर्थ्य की महत्वता नहीं, ऐसा एक बुक का नाम है, अनपब्लिश्ड बुक है। उसमें समझाया है कि वर्क के साथ जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है, उस वर्क को हमें निरंतर संकल्प लेके, उसको संकल्प लेके अपनी एनर्जी, प्राण शक्ति, ऊर्जा को संकल्प लेके उसको डायरेक्शन देनी होती है। तो कर्म अपने आप में जड़ है, कर्म के साथ ज्ञान जुड़ गया तो वो कर्म अपने आप में उज्जवल बन गया। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक हाई कोर्ट का जज है, ठीक है। अब हाई कोर्ट का जज ये समझ के काम कर रहा है कि मैं ईश्वर का गार्डनर हूँ, मेरे थ्रू कल्याण होना है, मेरे थ्रू न्याय होना है, मेरे थ्रू सत्य, न्याय, प्रेम, इन तीनों में मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम में महारत करूंगा, लॉ का सदुपयोग करूंगा, क्वालिटी एक्सीलेंस रखूंगा, और मैं सिर्फ अपनी कोई इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा में मेरी इच्छा। और वो इस भाव से वो काम करता है तो धरती पे ऐसा न्याय देगा, ऐसी स्पीड देगा, और लोग वाहवाही और प्रशंसा करेंगे। क्यों? उसने अपने जड़ के पीछे क्या ज्ञान डाल दिया, ठीक है। बाकी लोग काम करते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है इसके ऊपर, वक्त से जुड़ी हुई, कि एक 3 मजदूर थे, उनकी एक परीक्षा हुई। एक ने पूछा भाई तुम ये घर क्यों बना रहे हो, तो उसने कहा भाई रोजी रोटी के लिए। तो उसका लेवल रोजी रोटी से कभी उठ नहीं पाया। फिर दूसरे से पूछा, उसने कहा कि भाई मैं पैसे जोड़ूंगा, बुढ़ापा सुख में रहेगा, बेटी की शादी करनी है, जिम्मेदारी है, वो है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा उससे और बेटर लक्ष्य था। थर्ड से पूछा, उसने कहा कि मैं इसको मंदिर समझ के ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो वो घर, उसको क्वेश्चन पूछने वाले ने उसको घर दे दिया। ऐसे कहानी आती है समझाने के लिए कि उस कर्म के पीछे का भाव उसको आनंद में ले जाता है। तो इस वर्क की जुड़ी हुई हमारे पास कुछ लिम्स हैं। कुछ लिम्स मींस इसकी वर्क की जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं जो कि हमें हमारे को वर्क से जोड़ती हैं। उसमें भी ज्ञान का द्वार है, जैसे वर्क पे रिस्क लेना, समझना इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डू वेल, इट इज इजी टू फेस अ डिफिकल्ट टास्क, और अपने लिए कांस्टेंट एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, सेलिब्रेशंस अर्न करते रहना, अपने आप को लगातार सिग्नल देते रहना, और वर्क को पूरा करने के बाद अपने लिए रिवॉर्ड डालना, और अपने गोल्स को लिमिट रखना। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, कुछ कॉलेज के 3-4 साल बाद मेरे नीचे एक थे,
उन्होंने 8 डिग्री 6 डिग्री निकाल दी 2 साल में। तो मैंने सोचा ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने भी CS ICAA CA सारी चीजों में एक साथ एडमिशन ले लिया। 2 ग्रुप ICAA, 2 ग्रुप CA, एक CS के ET। 3 साल तक लगातार फेल होता रहा। फिर बाद में अकल ठिकाने आई कि भाई अपनी अपने लेवल से हैंडल करना चाहिए, तो एक एक करके चीजें निकाली। फिर मैंने डिग्री निकाली 3 4। बट वो CS भी आधा किया हुआ है मैंने। वो ICAA के बाद उसमें से 18 में से सिर्फ 7 पेपर निकालने होते हैं। तो 2 ग्रुप ऐसे निकल गए और 3 4 पेपर ऑफ थे, बट वो फिर वकालत में आने के बाद टाइम नहीं मिला। तो कीपिंग डिसिप्लिन कंपनी, human energy can be concentrated only on time bound written goals backed by logic reasons, completeness of efforts, quality, excellence, trying something, getting better in small degrees। तो हमारे कर्म के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान उसको हमें शुद्ध करता है। इसके वर्क के साथ जुड़ा हुआ हमारा आनंद में असली एक अगला फेज और आता है, जिसको बोलते हैं कि कर्तापन से हटा के मैं कर रहा हूं से हट के मेरे थ्रू हो रहा है, मैं शिफ्ट होना। ये बहुत ही जबरदस्त उज्जवल उज्जवल चीज होती है वर्क के साथ की जुड़ी हुई, जहां पे आपके अंदर से आसक्ति और कर्तापन का भाव बिल्कुल चला जाता है। आप अपने आप को भगवान की धरोहर समझ के अपना काम करते हो जो आपका कर्म है, और उसमें सारे के सारे फंडामेंटल यूज करते हो, और उस कर्म से जन कल्याण करता है वो हर पल 24 के 24 घंटे दिन रात ऐसा आनंद देता है, ऐसा आनंद देता है, ऐसा आनंद देता है कि धरती को स्वर्ग पे ही महसूस होता है। तो वर्क से ही हमारी एग्जिस्टेंस है, कर्म से ही हमारी एग्जिस्टेंस है, और कर्म के द्वारा ही चित्त की शुद्धि है, और कर्म ही सारे जॉय का, सारे के सारे हमारे आनंद का मार्ग है। और कर्म नहीं करने के ड्रैकोनियन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कर्म किया, अगर मैंने नहीं किया तो उसको नहीं करने के जो मेरे मेरे पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो और भी भयानक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने कर्म से चित्त की शुद्धि करते हुए, एक सामान्य इंसान के लिए कर्म से शुद्धि करते हुए, आनंद की वृद्धि करते हुए, सारे दोष दूर करते हुए, आत्म कल्याण से जन कल्याण पे मार्ग करते हैं, और हम धरती पर शुरू से लेके अंत तक सिर्फ और सिर्फ सुख भोगते हैं। स्वर्ग जैसा आकर्षण होता है, धरती स्वर्ग लगता है, और ज्ञान की वृद्धि होती है, और चेतना से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कल्याण लेता है। आप सिर्फ एक कठपुतली जैसे रह जाते हैं, और 24 घंटे आपको आनंद की किरणें महसूस होती हैं। ध्यान में बैठो, ध्यान लग जाता है, और धरती पे अनासक्त मुक्त अवस्था जैसा आभास होता है। कोई समस्या नहीं है, कोई वो नहीं है, समस्या आई तो और एलिवेट करने के लिए आती है। इसके ऊपर एक स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद के वर्क पे कोट्स हैं, तो वो अपने आप में ही वो बड़े कमाल के कोट्स हैं। तो उनको छोटे छोटे कोट्स को हमने ऑफिस में प्रिंट करा के लगवाया हुआ है। अभी हम रेनोवेट हो रहा है तो इनको हटा रहे हैं, बट इनका बहुत सारे कुछ एक कोट्स में पढ़ देता हूँ। वर्क फॉर द आइडिया नॉट द पर्सन, वर्क एंड वर्शिप आर नेसेसरी टू टेक अवे द विल टू lift the bondage and illusion, work incessantly but not attached to it, work is inevitable, it must be so, but we should work to the highest purpose, work on, hold on, be brave, dare anything and everything, work on with a heart, work on with energy, work on with intrepidity of a lion, tenderness of a flower। तो स्वामी विवेकानंद के कर्म योग में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो वर्क को लेके, वर्क ऑन टू डेथ, work conquer all by your love, work for the work only for goods of others in life, work on the idea, the plan, my boys, my brave noble good souls, to the wheel or to the wheel put to your shoulders, work, let this be your motto। तो इनके जो छोटे छोटे कोट्स हैं वो भी वर्क पे बेस पे कमाल के हैं। तो इवेंचुअली हम अपने कर्म योग कर्म कौशल से
आनंद के द्वार पे पहुंचते हैं और बहुत सहज जर्नी लेके उसमें ज्ञान का द्वार ऐड करते चले जाते हैं और जीवन जन्म से लेके आनंद तक मंगल में रहता है। और अगले जन्मों की तैयारी हो जाती है, अगले जन्म चलते हैं जहां से छूटा 5-7 साल बाद, वहीं से लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वो मेरी 20 के करीब स्लाइड्स थी, इसलिए मैं इसको आज इसी पे ही मैं विराम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हटा कर लेते हैं। हाँ जी। 1 मिनट स्लाइड का हटा लेते हैं। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फिर ना। आप किसी का कोई प्रश्न हो स्लाइड्स तो हटा। पूछ सकते हैं फिर। प्रदीप प्रदीप जी बहुत बिल्कुल आपने तो ऐसे जैसे एक मैनेजमेंट की क्लास ले ली जैसे होता है काम की। और मैं इसमें आपके प्रवचन से पहले मैं अरविंद जी से एक प्रश्न पूछ रहा था, बात कर रहा था। और शायद हो सकता है आप ही के से बात करनी थी इसलिए वो मन में आ गया। मैं इनसे कह रहा था कि पता नहीं दिन कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। मतलब ये आनंद में हूं मैं, लेकिन मेरे आनंद की बोलने का तरीका ये था कि पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। और अरविंद जी ने कहा समय तो किसी का समय तो रुकता नहीं है। लेकिन मेरा भाव ये नहीं था कि समय रुके, मेरा भाव था भाई कहाँ कौन सा काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ऐसा है जैसे एक आनंद का भाव है। और वक्त चुप करके दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है। इसका क्या अब सारांश निकालेंगे जो मैंने कहा? इसका सारांश है कि आपके कोई कर्मों में बैगेज नहीं बचा, आपने 50 के ऊपर की एज में अपने सारे बैगेज क्लीन कर दिए। तो कोई किसी तरह की कर्मों का बैगेज आपको कर नहीं रहा है। आप अगले जन्मों की तैयारी में व्यस्त हैं और आनंद में अपने आनंद में वृद्धावस्था बिता रहे हैं और अगले जन्मों की तैयारी में लगे हैं। अब ये मैं कहूँ, अब यही एक और प्रश्न आ जाता है, अब क्या, अब अगले आगे जन्मों क्या? की तैयारी मैंने एम्स बनाया है अपने, 52 से 80, और 3-4 साल का ब्रेक, और अगले 1 साल से 25 साल, अगले बर्थ के 1 साल से 25 साल के बड़े डिटेल एम बनाने शुरू कर दिए मैंने अभी से ही, क्योंकि वो नहीं साफ। वही आज आज बिल्कुल संभव है, बिल्कुल बाई चांस ही ऐसा प्रश्न अरविंद जी से हुआ और आपका ये प्रवचन ऐसा आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे आप वही एक रील दोहरा रहे हैं, मेरे मेरे मेरे, मेरे नहीं, विचारों की रील। आप ये सोचो ना, इतना कुछ करने को है। अब ये समझ आ गया कि भाई 80 तक कुछ चीजें हो पाएंगी, सारे साहित्य को जीना, एक्सपेंशन करना, ठीक है, अपने और टेक्नोलॉजी ऐड करना, अपने प्रोफेशन में और नई चीजें ऐड करना, राइज करना। प्रोफेशन तो एक पार्ट हो गया, हेल्थ वेट हाँ, घटाना, ठीक है, वो सारी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियसनेस है, डॉटर्स को लायक बनाना। सब कुछ है ये साथ एक साथ, एक बड़ी अद्भुत बात है, हम्म, सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। हाँ, साहित्य पहुंचाना। इस महीने सब ये हमने सारा बात, सब चीजें इस एक साथ चल रही हैं। ये इस भी बड़ा महीने अद्भुत अद्भुत चीज है। इस महीने हमने 60,000 का साहित्य पहुंचाया जिलों में। अच्छा। तो इस तरह से वो साहित्य पहुंचाना। तो जो कर्म है वो कर्तापन से चित्त की शुद्धि, अखंड ज्योति में। हाँ हाँ अखंड ज्योति में कर्म द्वारा चित्त की शुद्धि का एक आर्टिकल है, वो मैं हाँ, भेज ये देता हूँ। मैंने नोट किया इसको, मैं वहां से लेके आऊंगा इसका मैं आर्टिकल। अभी मैं अभी के अभी इनको दे देता हूँ। कर्म द्वारा चित्त की शुद्धि, बड़ा कमाल का आर्टिकल है, 2 पेज का। हाँ, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नोट करके मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये एक ही बड़ी। बताता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस आर्टिकल ने मेरे को सारी भूल चूक, पाप, कष्ट, कलेश से बचा के रखा, क्योंकि मैं अपना समय समय पे जो भी काम घटता है उसमें मैं ये देख लेता हूँ। मेरे को सबसे बड़ा फायदा हुआ है कर्म योग की रीति नीति से। उसमें समझाया कि भाई सारे जो दुख होते हैं काम करने के बाद आपको, वो क्या नाम है, तकलीफ क्यों होती है? तो तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप उसके फल से आ सकते हैं। जब वो तकलीफ कर्म, होती नहीं है। हाँ, मतलब मुझे होती थी, बहुत ज्यादा इमोशनल अच्छा। डिस्टरबेंस होती थी। तो जब से वो मैंने किताब पढ़ी, कर्म योग की रीति नीति, थोड़ा सा उसको अभ्यास लगाया, तो उसमें से बात समझ आई कि भाई ये सारी के सारी दुखों की जड़ उसके फल से आ सकती है। उसके बाद अरविंद जी ने से भेजा है उसके, आज वो फोटो भेजी है, हम हम्म, किताब लाएंगे वो पढ़ेंगे। अच्छा, नहीं, मैं सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ, वो पब्लिश नहीं होती। और भेजी है, अरविंद जी ने भेजी है। हाँ। तो इसमें जो है ना, कर्म योग की रीति नीति में से मेरे को ये बात समझ आई। तब से मेरा जो है बहुत ही जबरदस्त आनंद की अवस्था शिफ्ट हो गई। उसके पहले तो मैं भी परेशान रहता था, और अभी मेरे को 3-4 साल पहले ये बुक मिली है।
अच्छा, एक एक और प्रश्न है छोटा सा। हाँ जी। इस प्रवाह का मूल्यांकन करना कितना जरूरी है और क्या कैसे किया जाए? और देखो, अभी तो आपको एम्बिशियस गोल होने चाहिए आपके पास यहाँ से भी, अभी भी। ऐसा हाँ, नहीं है कि रिलैक्स हो गए बिल्कुल ठीक कहा। ना, तो वो बट अपनी अवस्था के हिसाब से। और गोल मतलब वैसा कि 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा ऑक्यूपाई कर पाओ, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अगर उसको अति कर देंगे तो फिर वो टॉर्चर बन जाएगा। उसमें रेस्ट, रिजुविनेशन, परिवार। समय का तो ना आभास है ना आभास हाँ हाँ। अभाव है। समय ऐसे चल रहा है कि जैसे प्रवाह है, और हम भी साथ ही हाँ, साथ ही चल रहे हैं। तो आप अगर पुराने सभी आर्य समाजियों का जीवन देखेंगे तो फिर वो घूमते आर्यसमाजी, थे। हम भी आर्यसमाजी हैं हाँ, परिवारों से ही। हाँ। तो वो फिर वो अलग अलग आर्य समाज में जाके गांव गांव में घूमते थे फिर वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपना हर हफ्ते में कहीं एक जगह चले गए, दूसरी जगह चले गए, वहां पे चला, लोगों से इंटरेक्शन किया, बातें करी, कुछ चीजें बताई। तो वो जो उसमें से जो उस चर्चा से उनको जो फायदा होता था और दूसरों को फायदा होता था, वो बड़ा ही अद्भुत होता था। तो वो कर्मयोगी का वो सेवा वाला जो विस्तार है, वो इस वाले एरिया में भी बड़ा सफल रहा। जब हम्म। मेरे साथ भी यही हुआ, कॉलेज के 2 1 साल में अकेला था, तो मैं हर संडे आर्य समाज चले जाता था। हम्म। आर्य समाज में अलग अलग लोग आते थे, हर संडे को बुलवाते थे, कालका जी, दिल्ली हाँ कालका जी, जी हाँ जी। वाले आर्य समाज। तो उससे बड़ा ही फायदा पहुंचता था उनकी बातें सुन के ना। हर संडे को कुछ नई बातें, नई बुक ले आता था, हर संडे को नए नोट्स बनाता था। तो वो जो 2 साल बीते मेरे कॉलेज वाले, वो बड़ी हाँ जबरदस्त जी। प्रगति हुई उसमें। तो कर्म द्वारा वाह। चित्त की शुद्धि बहुत अच्छी है। एक बुक और मैं दे रहा हूँ, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। उस बुक का नाम है जीवन धारा। जीवन धारा हाँ जी। कहती है कि सृष्टि का पल, हर पल पल आनंद से भरपूर है। अगर आनंद की कमी है तो तब हमें वो जानने की जरूरत है कि भाई आनंद की कमी क्यों है। हम्म। उसको, उपाय को दूर करना ही कर्म का नाम है बेसिकली। ये मैंने इनको दे दिया, कर्म द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त हो। मैंने अरविंद जी को भेज दिया, अभी आप सब लोगों को भेज देंगे। जो अखंड ज्योति का आर्टिकल है ना, अखंड ज्योति का आर्टिकल मैंने उनको दे दिया है। कर्म द्वारा सब सर्व सिद्धियां प्राप्त हो। हम्म। एक स्वामी विवेकानंद का आर्टिकल है, वर्क एंड इट्स सीक्रेट। वो कर्म के आसपास जुड़ा हुआ ज्ञान है ना। और से हो, उसके आगे सोचो आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। डिग्निटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हमारे गुरुजी ने लिखी है। प्रबंध व्यवस्था एक विभूति, एक कौशल। तेजस्विता, मनस्विता, प्रखरता। फिर कर्म क्षमता से पास के बर्थों के कर्मों को भी तपस्या से जला देना, कि कोई पुराना कर्म ना रहे उनसे। जो 50 क्यों, चले यही समझाया है कि भाई 50 के आसपास पुराने सब कर्मों को इकट्ठा करके उसकी एक एक करके छुट्टी कर दो। मतलब लिखा है उसमें ज्ञान का द्वार, कि 50 हम्म। के बाद बिना बैगेज की जर्नी आनंद में, कोई ऋण रहना ही नहीं चाहिए अपने ऊपर। वाह। उनसे जो 50 के वो चले बुक है। तो बेसिकली उसके बाद कर्म से जुड़ा हुआ प्रेम, कि भाई मेरा काम है मोटिवेशन देना, लोगों को गाइडेंस देना, सपोर्ट देना, प्यार बांटना। अपना समय आ गया प्यार बांटने का, तुम गिवर बन गए ना। बस 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 बस। तो ये कर्म, कर्म और ज्ञान का सामंजस्य चित्त की शुद्धि करता है। चित्त की शुद्धि करके हम अनासक्त जीवन जीते हैं, कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं। बस फिर ऐसा हो जाता है, अपनी साइड से तो सारा ज्ञान झोंक दिया, एम्बिशियस रखा अपने आप को, लेकिन काम वो जो ईश्वर लेना चाहे। हाँ हाँ तो हाँ, हरी इच्छा हरी जो, कृपा, अरविंद जी बोलते हैं। हाँ, तो जो काम भगवान आके ले दरवाजे पे, उस काम को बस बस बढ़िया बस तरीके बस से बस कर दिया। बस बस बस। हम्म। तो ये वाला जो है। चलिए, और कोई वाह। किसी की कोई हाँ जी। जिज्ञासा पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर शेखी साहब अ, देंगे। प्रणाम। मैंने हाँ जी दीदी कौन? बोलिए। एक प्रश्न पूछना था। हाँ, डॉक्टर जैसे साहब। आपने कहा चलो भाई हम चल रहे। ओवर एम्बिशन, मतलब आपने कहा एम्बिशियस हो और आप अपना काम करो। नहीं नहीं, गुरु जी इसके की बुक है, बाद आगे बढ़ने की गुरु तैयारी। जी की जी आगे बढ़ने की तैयारी, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू एक्सेल, उसमें लिखा है। मेरी अपनी कोई जी। थ्योरी नहीं है।
हाँ जी। नहीं नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि आप करता तो नहीं होते, जैसे आपके पास कोई काम आया और आपने उसे अपनी ओर से अच्छी रीति से किया, मगर फिर भी आपको ये लगे कि इसमें मेरी स्किल कम थी। ठीक है, आप स्किल जो प्रैक्टिस होती है, जैसे आप लॉयर है, हाँ आपकी जी। प्रैक्टिस है, हाँ हम जी। हाँ। डॉक्टर है, हमारी हाँ जी। प्रैक्टिस। हाँ आपको जी। जब बैड रिजल्ट मिलता है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि आपकी स्किल में कमी थी, स्किल में कमी थी, हाँ इवन जी। दो यू नो कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते, और बहुत कुछ पेशेंट का जो भला या बुरा आप चाहो तब भी आप भला नहीं कर पाते, और कई बार आप से बुरा, आपको लगता है आपसे बुरा हो गया, मतलब आप तो अच्छा करने चले मगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ या उसके साथ कुछ और मिसहैप हो गया, हाँ जी। तो आप वहां पर अपने आप को दोषी समझते हो। चल आप कहते हो करता नहीं हो, मगर ठीक है, अच्छा हुआ तो भगवान ने कर दिया, मगर बुरा होने पे आपको बड़ा गिल्ट होता है कि इस पेशेंट के साथ कैसे बुरा हो गया। ये इस बात से कैसे निकला जाए? हाँ जी। तो अब देखो, ऐसा है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक्सपीरियंस होने के बाद हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भैया ऐसा है कि इसमें आपको सीनियर लेना है तो ले लो, बजट है तो सीनियर ऐड कर लो, 1 लाख से 5 लाख, जज की कोई जान पहचान का, वहाँ बार काउंसिल वाला ऐड कर लो। अभी हमने एक बेल करी, तो हमने अपने क्लाइंट को बता दिया, नॉर्मली नीचे की कोर्ट बेल नहीं करती है, हाई कोर्ट करती है। तो अगर कोई वहां का लोकल लॉयर ले लिया हमने साथ में, ठीक है, अपने ऊपर ऐड कर दिया, दो दो तीन तीन टीम बढ़ा दी, लगा दी, ठीक है, सीनियर ऐड कर दिया, रिजेक्ट हो गई, पुलिस ने कहा कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए। अब जब हम लोग ऊपर की कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में छान वान के बेस्ट सीनियर को लिया। भाई, बेस्ट सीनियर को लिया, उसने 3 साढ़े 3 लाख रुपए फीस लिया एक अपेरेंस की। लेकिन वो पहली डेट पे उसने बढ़िया सा ऑर्डर पास कर दिया बेल का, नथिंग नीडेड, सिविल डिस्प्यूट टर्न इनटू कमर्शियल है। तो जो हमें कमी लग रही थी, हमने क्लाइंट को पहले बता दिया कि भैया वाह। आपके स्टेक्स हाई हैं, आप इसमें अगर उसके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, सपोज उसके पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास भी चॉइस नहीं है, तो उसके पास भी चॉइस नहीं है, तो हमने तब अपनी साइड से उसको ऐड ऑन करा दिया ना। उसने अपनी साइड से बेस्ट 5 सीनियर में से एक सीनियर चूज करके ले लिया। तो सब हम प्रीएम्प्ट वाह। करके पहले ही ऐड करा देते हैं, तो हमारे ऊपर वो चीजें भी आती नहीं है ना, उसको अफोर्डेबिलिटी नहीं है क्लाइंट को, तब तो हमें ही करना है। भाई मैं किसी का केस कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ फ्री में, ऐसे में 15 या 20 केस कर रहा हूँ, उनके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है। भाई मेरी पूरी टीम उसमें झुकती है, लगती है, हम बेस्ट जजमेंट निकालते हैं। अब उसको बोलो कोई और लॉयर या सीनियर ऐड कर लो या जज के जान पहचान, उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसके पास इवन बेसिक सर्वाइवल की भी वो नहीं है। ठीक है, तो वो उसको जो मिल रहा है वही बेस्ट है, तो उसमें हमारे को गिल्ट आने का तो सवाल ही नहीं है ना। हम लोग तो अपना हिस्सा ऐड कर सकते हैं ना, हम करता नहीं है ना उसकी लाइफ के। भाई, इसमें एक बहुत बड़ा न्याय विशेषांक में गुरुजी ने लिखा हुआ है, भाई कमजोर रह जाना अपने आप में ही एक्सप्लॉयटेशन को इनवाइट करना है ना। तो अगर कोई इंसान, उसमें लिखा है कि वो, भाई जिसको, जो कमजोर है उसको एक्सप्लॉइट होना ही होना है, 7 समुंदर पार से भी एक्सप्लॉइटेशन होगा। मेरे पास गायत्री परिवार से दीदीज भेजी जाती हैं जो अपनी मैट्रिमोनियल उसमें दुखी हैं, मतलब मैं 100 के ऊपर काउंसलिंग कर चुका हूँ, पूरी बाढ़ आती है। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, मेरे को समझ आ जाती है भाई इसको तो एक्सप्लॉइट होना है। ये इस हस्बैंड क्या होती, किसी और ससुराल में होती तो भी एक्सप्लॉइट होती है। ठीक है, इसको भी हेल्प करा दोगे, इसको लीगल केस भी दिलवा दोगे तो भी एक्सप्लॉइट होगी उसके बाद भी है, क्योंकि बिल्कुल सही। तो दम वो, नहीं है, दम नहीं है। हाँ, तो वो पता है कि वो फिर से बस वो थोड़े बहुत केस डालेगी, थोड़े 10-20 लाख मिल जाएंगे, या वो वापस ट्रैक पे आ जाएगा, या हस्बैंड वापस मिल जाएगा। उसको उसका एजेंडा इतना छोटा होता है कि बस वो उसी उसी वक्त की परेशानी से निकलना होता है, क्योंकि उसने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया ही नहीं, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखा ही नहीं उसने शुरू से ही, कोई स्किल करा ही नहीं, ओल्ड एज के लिए पैसे जोड़े ही नहीं, पूरी तरह निर्भर है, वो पूरी तरह वीक है। तो वीकनेस में उसकी तो स्लेवरी है पूरी। भाई किसी ने मदद करके उसको मारपीट से निकाल भी दिया, उसके पास खाने को नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है उसके पास। वो जिनके पास स्किल होता है वो उसको चक्रव्यूह को तोड़ देती है, स्किल होता है, फाइनेंशियल बैकिंग होती है, सोशल स्ट्रेंथ होती है, उसको तोड़ देती है। मेरी खुद की जीजा जी ने, सिस्टर ने, मेरी सिस्टर की डॉटर IIM इंदौर से पढ़ी हुई है। तो वो ऐसा होता है, ऐसे बाप का कि वो जी अब हो गई शादी कर दी, मेरे को बता दिया भाई इस दिन आ जाना, ये भी नहीं पूछा किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ऐसे कोई रिच खानदान देगा, कर दिया। वो लड़के के पास मुफ्त के पैसे आते थे, उसके ऑफिस में आके बैठ जाता था, फिर थोड़े दिनों में वही कहता है अपनी नौकरी छोड़।
खैर एनीवे वो 6-8 महीने से ज्यादा चला नहीं मामला। वो 1-2 बार लड़की ने हमारी ने वो भी पी लिया शैम्पू वैम्पू किचन में तंग होके। खैर एनीवे वो जो भी हुआ, जर्नी चली, उसको हटाया। लड़के ने जॉब बदली, अभी वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में, उसकी रीमैरिज हो गई। तो उसमें स्ट्रेंथ थी, पढ़ लिखी थी, वो जॉब कर रही थी। तो अभी 2.5 लाख रुपए सैलरी ले रही है वो, अभी अपना घर गृहस्थी फर्स्ट क्लास चला लेगी। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेंथ थी, तो उसके ऊपर ये अपने आप को हाँ, उसको समझ आ गया कि मैरिज एक पार्ट है लाइफ का, लाइफ नहीं है। लाइफ मेरे वर्क से आ रही है, तो उसको सोशल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, एजुकेशन की स्ट्रेंथ है। बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है वो, इस वक्त 2.5-3 लाख रुपए उसकी सैलरी है महीने की। अपनी गृहस्थ बढ़िया चला रही है, रीमैरिज हो गई उसकी अभी। तो अब वो अगर यही लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, वो हमें कह रही थी मामा मैं कैसे भी करके इसको निभा लूंगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तुमने उसको बोला भाई जिंदगी भर दूसरों के दुष्ट कर्मों का थोड़ी फल भोगना है। क्योंकि जो लड़का कुछ काम नहीं करता और मुफ्त के पैसे लेता है ना, वो जिंदगी भर बोझ की तरह ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो जितना जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। तो उस लड़की को मेरे पास, मैं 100 के ऊपर ऐसे गायत्री परिजनों की लड़कियों को हैंडल कर चुका हूँ, जिनको हल्का सा भी वापस हस्बैंड से थोड़ा सा भी वो मिल जाए ना, मतलब 10-20 लाख की सिक्योरिटी। तो एक लड़की किसी ने भेजा मेरे को गाजियाबाद की, वो बड़ी परेशान थी, वो लड़के ने नाक में दम कर रखा था। तो बहुत आई, वो लड़का आ गया, गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, हाथ उठा दिया। तो मेरे साथ आई, मैंने उसके लिए कंप्लेंट बना दी। तो मैंने उसको भाई सोचने कह रहे नहीं अभी डालो। हमने ईमेल पे बात डाल दी, गाजियाबाद के डीएम से बात करा दी, एसएचओ ने बात कर ली। अब लड़की इतनी इमोशनल वीक थी कि वापस उस लड़के तक पहुंच गई। उस लड़के से उसके पास 15-20 लाख रुपए भी आए हुए थे खाते में, 40-1 लाख रुपए भी आए हुए थे नीड्स में। तो लड़की को कहती है पता नहीं किसने मेरे को सलाह दे दी, जो मैंने वकील के पास चली गई और उसने मेरे को जबरदस्ती कंप्लेंट डलवा दी। वो लड़की को हम लोगों ने अपनी जान लगा के मदद कर दी। उसके ऊपर हाथ उठाया जा रहा था, हमने कंप्लेन करा दी। ऊपर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कॉल हो गया, एसएचओ ने बड़ी हेल्प कर दी, उसमें से वो बाहर निकल गई। ठीक है, लड़के ने भी सॉरी वॉरी बोल दिया। लेकिन उसको एहसास है कि मैंने इस लड़के को छोड़ के गलत कर दिया, यही मेरी मुसीबत में काम आया और कोई काम नहीं आता। मतलब लिटरली उसने मेरे को क्रूडली फोर्स करके कंप्लेंट डिस्पैच कराई। फिर लेकिन उसको आइडिया ये आते हैं कि ओ किसी भी तरह से कि मैंने कंप्लेंट डाली क्यों, मारता था पीटता था, यही है क्योंकि मुझे कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आ रही है। तो थैंक यू सर। ये प्रॉब्लम वीकनेस के साथ जुड़ी है इसमें। उस लड़की को एक्सप्लॉइट ही होना है, तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे ना उसका। जिनको निकाल देते हैं, वो लड़की पहले 3 महीना बोलती है मेरे को सिर्फ यही चाहिए, आई वॉन्ट हिम ओनली। हम कहते हैं भाई लीगल और फील्ड। बोलना नहीं चाहिए उसका भविष्य। लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़, प्रभु करे ना हो, लेकिन लगता है पे इजाजत दे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी कभी ना कभी, सर प्रभु वो ना करे तो क्या है। सर सुनो, वीक लोग ना एडजस्ट नहीं कर देते मेगा हैं से डॉक्टर साहब को जो स्ट्रेंथ के प्रश्न लोगों था, के साथ। डॉक्टर साहब को जो प्रश्न था ना, वो ये था कि अपनी तरफ से बेस्ट करने के बाद भी अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता, तो आपने बहुत सही जवाब दिया कि अगर अपनी जो क्षमताएं हैं, कई बार क्या होता है प्रोफेशनल चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, अपनी क्षमताएं जानता है परंतु उसमें वो व्यक्त नहीं करता। इसमें बेटर यही है कि अपनी क्षमताओं को जानते हुए क्लाइंट्स का नुकसान ना हो, उसको पहले से पहले आगाह कर देना चाहिए, ताकि वो हाँ क्लाइंट जो सेकंड ओपिनियन ले सके। जैसे कहते हैं ना, क्लियर बिल्कुल। रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन गिव ए फेक प्रॉमिस। मतलब कोई बिल्कुल से ठीक ऐसा बात है। प्रॉमिस मत कीजिए ताकि उसको दिक्कत आए। और आपने बहुत सही कहा कि अगर उसकी फाइनेंशियल वो है तो उसको ले लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हर एक क्योंकि व्यक्ति उन्होंने की अपनी 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 बेस्ट अपनी कैपेसिटी साइड। होती है। चलिए साहब, कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो शेखी साहब धन्यवाद देंगे सर। हाँ चलिए आदरणीय शेखी साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे मौका दिया। आज के उद्बोधन में डॉक्टर प्रदीप, मिस्टर एडवोकेट प्रदीप डिंगरा साहब ने थोड़े से समय में मतलब वर्क जो है बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, और इनके जीवन से ही लगता है कि इनका वर्क इनका पैशन है, और पीछे भी काफ़ी उद्बोधन कर चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे दिया। क्योंकि अगर मन हमारा खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ उधेड़ बिल में रहेगा।
अगर इसको काम में लगाए रखेंगे तो सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो काम में लगाना, वर्क में लगाना है सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और आज का उद्बोधन बहुत ही बढ़िया रहा इनका, क्योंकि अटैचमेंट क्रिएट्स डिटैचमेंट। अगर हम अटैचमेंट कर देंगे तो अपने आप ही दूसरी चीज़ों से निकल जाएगा मन। तो वर्क बहुत अच्छा सोल्यूशन है और इसी में जॉय है। जो भी काम हम करें खुशी से करें तो उसमें आनंद आता ही आता है। अगर हम बोझ समझ के करेंगे तो उसमें डिफिकल्टी आएगी। तो आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर मिस्टर एडवोकेट प्रदीप ढींगरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सभी को कृष्ण धन्यवाद। साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रदीप ढींगरा साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा आज ही के टॉपिक पर के विषय पर है। हर व्यक्ति ये साफ साफ सोच पाता है कि दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए लाइन पे, हर व्यक्ति ये साफ साफ सोच पाता है कि दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी से क्या करना चाहिए, बस उन्हें अपनी ही जिंदगी का नहीं पता होता। बस उन्हें अपनी सही जिंदगी का ही नहीं पता होता। ऐसे लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। पैर का कांटा निकालने तक ठहरने से ही आदमी पिछड़ जाता है। पैर का कांटा निकालने तक ठहरने से ही आदमी पिछड़ जाता है। नियति भाग्योदय के लिए एक बार एक ही क्षण देती है। बहुत बढ़िया नियति सर। भाग्योदय के लिए एक बार एक ही क्षण देती है और दूसरा क्षण देने से पहले उसे वापस ले लेती है। और दूसरा क्षण मार्वलस सर। देने से पहले उसे वापस ले लेती है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः